हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड का एपिसोड ज़रा अलग है। आज हम समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं और ये भी बताएंगे कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करने वाला मुल्क कितना डेमोक्रेटिक है। ऐसी डेमोक्रेसी जहां सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला हार जाता हो, जबकि कम लोगों की सपोर्ट से भी प्रेसिडेंट बना जा सकता हो। आमतौर से अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए होने वाले इलेक्शन को जिस तरह से समझा जाता है, ये उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। दो बड़ी पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच आमने सामने की टक्कर होती है। अक्सर प्रेसिडेंट्स 4-4 साल के दो दौर रहते चले आए हैं और कोई भी एक शख्स लगातार 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आज आपको अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के बारे में वो जानकारियां देने की कोशिश करूंगा जो आमतौर से लोगों को नहीं मालूम है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि यहाँ जो आपको जानकारियाँ दी जा रही हैं उनमें से बहुत सी जानकारी BBC से ली गई है। अमेरिका को दुनिया भर में काफ़ी अहमियत हासिल है। कुछ मुल्क उसे सुपर पावर समझते हैं, जबकि ये खुद प्रोपेगेंडा है ताकि कोई भी मुल्क अपनी ताकत का एहसास ना कर सके और अमेरिका का ग़ुलाम बना रहे। इसी तरह से वो दुनिया भर में अपना असर और रसूख बढ़ाता रहता है। ये बात सही है कि उसके पास काफ़ी ताकत है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि वही सबका माई बाप है। अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों के लीडर्स अपने फैसले खुद कर लें तो वो भी काफ़ी मजबूत हो सकते हैं। ऐसा कई मुल्कों ने साबित भी किया है। ये हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट को आम लोग सीधे तौर से नहीं चुनते, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हर स्टेट के लोग दोनों में से किसी एक उम्मीदवार के हक़ में वोट करते हैं। इस तरह से स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज की वोटें उस ख़ास कैंडिडेट को मिल जाती हैं। इस तरह से ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिसको लोगों की ज़्यादा वोट मिलें वो ही प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने उम्मीदवार तय करने में भी लंबे प्रोसेस से गुज़रती हैं। सभी स्टेट्स में दोनों पार्टीज़ के नुमाइंदे अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनते हैं और इसके कई दौर चलते हैं और तभी पार्टियों के कैंडिडेट तय हो पाते हैं। अलबत्ता जैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी पार्टी ने उनका सीधा नॉमिनेशन कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडन उसी प्रोसेस से गुजरे हैं। अभी हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि हालांकि जो बाइडन का नाम पहले से चर्चा में था, लेकिन हाल ही में आखिरकार फॉर्मल तरीके से डेमोक्रेट्स की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया है। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका की डेमोक्रेसी की हकीकत ये है कि अगर ज़्यादा लोग किसी कैंडिडेट को वोट भी दे दें तब भी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोगों की वोट हासिल करने वाला ही प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर दुनिया भर की नज़रें इसलिए भी लगी रहती हैं क्योंकि अमेरिका के बहुत से फैसलों का असर बहुत से मुल्कों पर पड़ता है। अमेरिकी इलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी अलग है जो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प लगेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा नवंबर के पहले मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे यानी मंगलवार को ही होता है। इस बार ये इलेक्शन 3 नवंबर मंगलवार को हो रहा है। दूसरे मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में ख़ास तौर पर 2 पार्टियों का ही दबदबा है, इसलिए प्रेसिडेंट इनमें से ही किसी एक पार्टी का होता है। रिपब्लिकन पार्टी एक ट्रेडिशनल सोच रखने वाली पार्टी है। इस पार्टी से इस बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं और वो अगले 4 वर्षों तक फिर से प्रेसिडेंट बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को सबसे
पुरानी पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है। हाल के बरसों में ये पार्टी कम टैक्स, बंदूक रखने के हक और विदेशों से आने वालों पर सख्त पाबंदियां लगाने के लिए मशहूर रही है। अमेरिका के ज़्यादातर देहाती इलाकों में इस पार्टी का सपोर्ट बेस मजबूत बताया जाता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रेगन और रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन पार्टी से ही थे। अमेरिका की दूसरी खास पार्टी डेमोक्रेट्स की है, जिसे लिबरल पार्टी माना जाता है, और इस साल होने वाले इलेक्शन में जो बाइडन उनके उम्मीदवार हैं वो काफ़ी तजर्बेकार लीडर हैं। बराक ओबामा के प्रेसिडेंट रहते हुए 8 सालों तक वे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के दोनों उम्मीदवार 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं और जो बाइडन 78 साल के हैं। अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं तो वे पहले दौर में प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे उम्र दराज शख्स होंगे। आइए अब मैं बता दूं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने का फैसला कैसे किया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी नया और दिलचस्प होगा। जीत हमेशा उस उम्मीदवार की नहीं होती जिसे पूरे मुल्क की सतह पर सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। यही वजह थी कि 2016 में डेमोक्रेट उम्मीदवार और फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन मुल्क भर में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्शन हार गईं। दूसरे मुल्कों के बरखिलाफ उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज वोट के ज़रिए जीतना होता है। हर स्टेट में एक ख़ास तादाद में इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। ये तादाद स्टेट की आबादी पर डिपेंड करती है। पूरे मुल्क के 50 स्टेट्स के कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं, जिनमें से 270 या उससे ज़्यादा वोट हासिल करने वाला मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। सीधे तरीके से अगर बताया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना चाहता है तो उसे स्टेट लेवल पर हो रहे मुकाबले में वोट करना होगा, ना कि नेशनल लेवल पर। हर स्टेट में जो भी उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसे उस स्टेट के सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल जाते हैं। ज़्यादातर स्टेट किसी एक पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उम्मीदवार उस स्टेट में ज़्यादा ध्यान देते हैं जहां उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे स्टेट्स को असल जंग का मैदान यानी बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। हर अमरीकी शहरी जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स में ऐसे कानून हैं कि वोटर को वोट से पहले अपनी पहचान के लिए दस्तावेज दिखाने ज़रूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का इस कानून पर ख़ास तौर से ज़ोर है क्योंकि उनका मानना है कि वोट में धांधली को रोकने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन डेमोक्रेट्स इस मामले पर रिपब्लिकन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल अक्सर गरीब और माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोटर्स को दबाने के लिए होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखा पाते। अलग अलग स्टेट्स में कैदियों के वोट देने के बारे में भी अलग अलग कानून हैं। ज़्यादातर मामलों में मुजरिम पाए जाने के बाद वो अपना वोटिंग का हक खो देते हैं, लेकिन सज़ा काटने के बाद फिर से उन्हें वोट देने का हक हासिल हो जाता है। ज़्यादातर लोग इलेक्शन के दिन वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट देते हैं, लेकिन हाल के बरसों में ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी शुरू किए गए हैं। 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 21% वोटर्स ने डाक के ज़रिए अपने वोट का इस्तेमाल किया था। इस बार कोरोना वायरस की वजह से लोगों का वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट करना बहस का सब्जेक्ट बना हुआ है। कुछ सियासी लीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा डाक से वोटिंग कराए जाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि इससे वोटिंग में ज़्यादा धांधली हो सकती है। सियासी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस बार काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। हाल ही में एक काले अमरीकी शहरी को पुलिस के ज़रिए घुटने के नीचे गर्दन से दबाकर मारे जाने के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन और दूसरी कई सियासी वजहों से ट्रंप के जीतने के चांसेस काफ़ी कम बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में आम तौर पर समझा जाता है कि ये इलेक्शन सिर्फ
प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका ध्यान हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की लड़ाई पर है, लेकिन वोटर इस इलेक्शन में पार्लियामेंट के लिए नए मेंबर्स भी चुनेंगे। डेमोक्रेट्स का पहले से कांग्रेस में बहुमत यानी मेजॉरिटी है, इसलिए वो इसे बरकरार रखना चाहेंगे और साथ में सीनेट में भी बहुमत पाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों ही हाउसेज में उन्हें मेजॉरिटी हासिल हो जाती है तो वे प्रेसिडेंट ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद भी उनके प्लान को लागू नहीं होने देने की हालत में होंगे। इस साल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि 33 सीनेट के मेंबर्स चुने जाएंगे। अमेरिका में निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है, जिस तरह से भारत में लोकसभा और राज्यसभा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे कब आएंगे। वॉशिंगटन से मिलने वाली खबरों से ये मालूम हो रहा है कि इस बार कोरोना की वजह से डाक से ज़्यादा वोटिंग होने के चांसेस की वजह से नतीजे आने में कई दिन लग सकते हैं। आम तौर से गिनती के शुरुआती घंटों में ही रुझान से पता चलने लगता है कि कौन जीत रहा है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत की खुशी में फाइनल नतीजे का ऐलान होने से पहले ही सुबह 3 बजे न्यूयॉर्क में अपनी जीत की तकरीर कर दी थी। इस बार इलेक्शन से मुताल्लिक अफसरों ने पहले ही बता दिया है कि इस साल डाक के ज़रिए वोटों में बढ़ोतरी को देखते हुए वोटों की गिनती में कई दिन और यहाँ तक के कई हफ्ते भी लग सकते हैं। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने वाला कब से अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। अगर डेमोक्रेट्स के लीडर जो बाइडेन इलेक्शन जीतते हैं तो फौरन ट्रंप को हटाकर उनकी जगह नहीं पाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनने और सरकार के प्लान्स को तैयार करने के लिए एक ख़ास वक्त की लिमिट तय होती है। नए प्रेसिडेंट बाकायदा तरीके से 20 जनवरी को अपने ओहदे का शपथ ग्रहण यानी ओथ सेरेमनी करेंगे। ये प्रोग्राम वाशिंगटन डीसी की कैपिटल हिल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर होता है। कैपिटल हिल वही बिल्डिंग है जिसके अंदर मुल्क की पार्लियामेंट है। इस ख़ास प्रोग्राम के बाद नए प्रेसिडेंट 4 साल तक के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वाइट हाउस चले जाते हैं। आखिर में उम्मीद करता हूं कि आपको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन से मुताल्लिक ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।